जौनपुर के अतुल सुभाष ने अपने ससुराल, पत्नी और कानूनी प्रक्रिया से प्रताड़ित होने के बाद एक वीडियो डाला और उसके बाद अपने जीवन को समाप्त कर लिया। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए है कपिल जी हैं, जो मर्द पार्टी के अध्यक्ष हैं। कपिल जी, स्वागत है संवाद लाइव पे। कपिल जी, ये जो अभी हाल में घटना हुई अतुल सुभाष की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उसने वीडियो बनाकर पूरी अपनी बात कही, अपनी व्यथा बताई और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। सर, ये व्यथा आज खाली अतुल सुभाष की नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया से जो भी पुरुष, खासतौर से पति, गुजर रहा है, वो आज इस प्रक्रिया के कारण हैरस हो रहा है। इसको ऐसे कह सकते हैं, किसी ने आरोप लगाया और इसके बाद जिस आदमी पे आरोप लगा उसका उसमें कोई रोल है या नहीं है, इसकी जांच बाद में होती है। अगर 10 लोगों पे आरोप लगा है तो 20 जमानती लेकर के आओ, दूसरे शहर के हैं दूसरे शहर से जमानती लेके आओ। प्रक्रिया अगर नहीं पूरी हुई, जमानत के पेपर नहीं वेरीफाई हुए तो कहिए जेल जाना पड़ेगा। इसको अपनी बात कहनी है, पुरुष को तो जमानत करा के कहेगा, महिला को अपनी बात कहनी है तो सिर्फ फ़ोन पे कहेगी, पुलिस घर आके सुनेगी। ये बायस्ड सिस्टम हो चुका है पूरे तरीके से। सुनवाई भी बायस्ड है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे, जब तक पुरुष पे आरोप लगता है तब तक पुलिस भी दौड़ाती है, सारी प्रक्रियाएं ली जाती हैं, और जब पुरुष का पक्ष सामने आने लगता है, आपको बता दें 99% तक डाउरी केसेस झूठे पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल टेररिज्म तक कहा है। अब ये क्या करते हैं, जब पुरुष का पक्ष सामने आना शुरू होता है तो उस पर समझौते का दबाव बनाते हैं। मान जाओ, इतने ले लो, मतलब इतने पैसे दे दो, छुट्टी पा जाओगे। कितना मांग रही है? थोड़ा ही तो मांग रही है, दे दो, ताकि लिपापोती हो करके जो कानून की कमी है वो सामने ना आने पाए। अगर यही अतुल जो सुभाष था यही लड़ रहा था, वो ये कह रहा था कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। वो सुनवाई ना होने से परेशान था, और जब बहुत ज़्यादा सुनवाई पे उसने जोर दिया तो उसकी मान लीजिए 80,000 सैलरी है तो उसमें से उठा के 40,000 मेंटेनेंस बांध दे रहे हैं, जस्ट बच्चे के नाम पे, क्योंकि वाइफ के नाम पे नहीं बांध पाए तो उन्होंने बच्चों के नाम पे, मतलब कसर निकालनी है चाहे जैसे निकाल दो। लेकिन कपिल जी, वो परेशान हो गया नहीं, वो। लेकिन कपिल जी, जिस तरीके से उसने बात कही कि कानूनी प्रक्रिया से वो बहुत ज़्यादा आहत था, और लेकिन जो उसने आत्महत्या का रास्ता अपनाया, क्या वो सही आप मानते हैं? सर, आत्महत्या किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। मैं अपने यहाँ सबसे यही बोलता हूँ कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप उसके खिलाफ लड़िए, मगर लोग लड़ते भी नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं पार्टी बनाया, लोगों से कई बार कहा, अभी मैं अतुल सुभाष के परिवार से बोलूं कि आइए सरकार के इस नियम के खिलाफ लड़िए, क्योंकि कानून बनता है संसद में, आप इसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। कोई नहीं लड़ता। कहते सर कोई फ़ायदा नहीं लड़ने से, कोई जीतेंगे तो है नहीं। अब सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल आवाज़ उठाने का था। पार्टी बनाई इसीलिए थी कि आप अपनी आवाज़ तो उठाएंगे कम से कम। हम जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। लेकिन अफसोस है, हर रोज़ 200 आदमी से ऊपर सुसाइड कर रहा है इन्हीं सब मैटर्स को लेकर के। किसी पे रेप चार्ज लगा दे रहे हैं, परेशान हो जा रहा, सुनवाई नहीं होती, जमानती लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सेटलमेंट के लिए इतने पैसे लाओ नहीं तो केस लगा देंगे, ये सब चल रहा है। तो उसमें परेशान हो जा रहा आदमी, तो सुसाइड कर जा रहा है। लेकिन अगर उस 200 में से अगर कहूँ कि एक आदमी तैयार हो, तो एक आदमी लड़ने को भी नहीं तैयार है। लेकिन देश में अक्सर देखा गया है कि जो मुकदमे हैं, कई बार क्या होता है कि झगड़े के बाद दहेज के मुकदमे सबसे ज़्यादा दर्ज होते हैं। तो इस पर कई बार, हालांकि उसमें आरोप नहीं साबित होता, जो वर पक्ष है उसके ऊपर आरोप साबित नहीं होता, तो इस तरीके के मुकदमे लगातार जो बढ़ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और इस पे नुकसान अगर हो रहा है तो किसका हो रहा है? अब देखिए, मुकदमे बढ़ रहे हैं, एक तरफ तो आपकी ये शिकायत है। अगर एक बच्चा शैतानी कर रहा है, आप उसे डांटेंगे नहीं, उसको सज़ा नहीं देंगे, पहली बात तो डांटा ही जाता है, फिर कुछ सज़ा भी दी जाती है। जब आप सज़ा नहीं देंगे तो बच्चा शैतानी करना अपना राइट समझेगा। और यही आज कारण है कि जब दहेज के मुकदमे में लड़कियां लिखवाती, उनको इस बात का बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि हम झूठ लिखवाएं। जाने, आप गाँव देहात में चले जाइए, उनको मालूम है ज़्यादा बोलोगे दहेज प्रथा लगा देंगे। दहेज प्रथा क्या है या दहेज कानून क्या, उनको नहीं, ये पक्का पता है कि दहेज प्रथा लगा देंगे, फंस जाएगा। तो धमकी देने के लिए ये यूज़ हो रहा है, और बेखौफ यूज़ होता है। अगर 100 में से 99 झूठे पाए गए तो आपने सज़ा दी आज तक किसी को? कितने केसेस में दी? अगर आपने दी होती तो शायद आज ये नौबत ना होती। आपने मेंटेनेंस लॉ में रजनीश वर्सेस नेहा की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई है कि अगर कोई झूठा इसमें एफिडेविट देगा तो उसको सज़ा होगी।
उसके झूठा मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है पूरे इंडिया में शायद 2020 से लागू है, 2021 से पूरी तरह मान लीजिए, आज 2023 चल रहा। कितने मुकदमे में आपने झूठा पाया? क्या सारी महिलाएं सच्ची पाई आपने? 99% डाउरी केसेस झूठे पाए जा रहे हैं, आपके एफिडेविट झूठे पाए जा रहे हैं। ऑन रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइन में जो अपनी इनकम छुपा करके हस्बैंड की बढ़ा चढ़ा के मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है। क्या जज साहब को दिखता नहीं है? एक केस है 10 बीघा ज़मीन में 40,000 महीने की इनकम बता रही है। क्या जज साहब को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि 10 बीघा ज़मीन में 40,000 पर महीने पैदा होगा? क्या ये हमें बताना पड़ेगा? और 10 बीघा ज़मीन है भी कि नहीं? उस बंदे की आधी बीघा ज़मीन है, वो जांच होनी नहीं है। हाल में कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परिवार कल्याण समिति का गठन किया गया था, जी। जो इस तरीके के मामलों में पहले बातचीत से हल निकालने की कोशिश करेगा। तो अभी की बात करें तो उस जो समिति है वो किस तरीके से काम कर रही है और अभी का जो फिलहाल क्या हो रहा है उसमें? जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो समिति ख़त्म कर दी गई है। कारण ये था कि काफ़ी मुकदमे आए मतलब उसमें दर्ज हुए। जो मेरी जानकारी है कि लखनऊ हाई कोर्ट में IB सिंह जी की अध्यक्षता में ये समिति बनी थी, और उस समिति में आपके 622 मामले करीब उस समय आए थे, जिसमें 500 मामलों में सिर्फ दहेज के एलिगेशन थे। और 500 में से जब समिति ने जांच करी तो एक भी मामला डाउरी रिलेटेड नहीं था, घरेलू झगड़ों को डाउरी लिखाया गया था। इससे बड़ा हम आपको सबूत नहीं दे सकते हैं। जब हम अभी 99% कर रहे थे, अब हम कहते हैं 500% मुकदमे झूठे हैं। क्या उन झूठों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो इससे से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि झूठ बोल करके अदालत में आने का ट्रेंड चला हुआ है, और उस ट्रेंड को संरक्षण मिलता है अदालत से। अतुल सुभाष ने ऐसे नहीं सुसाइड किया, रोज़ अतुल सुभाष मरते हैं। ये पढ़ा लिखा था, इसने कुछ बातें कह के मरा। आज पटरी के सामने लेट जाते, एक सुसाइड नोट छोड़ते, मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ। कोई कहता मैं इतने पैसे नहीं। अभी भी मेरे पास एक फ़ोन आया, उसके ऊपर 1 लाख रुपए की रिकवरी जारी की है। विकलांग है, 1,000 रुपये वो विकलांग पेंशन पाता है। सरकार ने माना कि ये विकलांग है, और जो बीवी है वो फर्स्ट पोस्ट है, लेकिन ये 8,000 रुपये गुजारा भत्ता देगा अपनी बीवी बच्चों को। 1 लाख की रिकवरी आ गई, अब वो कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। एक पति परिवार कल्याण समिति है जी। जिसमें आप उससे जुड़े हुए हैं। क्या है ये समिति, क्या काम करती है? पति परिवार कल्याण समिति 2007 से लखनऊ में काम कर रही है। मैं उससे जुड़ा रहा हूँ 2007 से 2018 तक, नवंबर तक करीब। इतने सालों में हमने काफ़ी लग के काम किया उसमें। चूँकि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, तो एक डेकोरम होता है कि इसमें यहाँ से, और उससे पहले भी मैंने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। यहाँ पे मैं पद पे किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मेरा भाव है इस संस्था के साथ, शुरू से जुड़ा रहा हूँ। आज भी इस संस्था के कार्यक्रम में मैं आया हुआ हूँ। अपना समर्पित भाव है, क्योंकि मेरा जो समर्पण है वो कार्य के प्रति है, चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई संस्था हो। तो ये जो पति परिवार कल्याण समिति है ये किस तरीके का कार्य कर रही है, और जो पुरुषों की समस्याएं हैं, जैसे अतुल सुभाष के वीडियो से जो हम लोग को जानकारी मिली, इस तरीके कई सारे लोग होंगे जो प्रताड़ित होंगे, परेशान होंगे, कानूनी प्रक्रिया से जूझ रहे होंगे, उनके लिए ये समिति क्या करती है? पति परिवार कल्याण समिति, इसका नाम ही पति परिवार रखा गया था, क्योंकि जब 304 भी आप पढ़िएगा डाउरी आपका डेथ का जो बना रखा है, उसमें एक वर्ड यूज़ किया है कि पति परिवारों को नाम लिया गया है टर्म। इसीलिए इसको, वैसे तो ये फैमिली वेलफेयर और हस्बैंड को लेके खासतौर से पुरुषों को है, इसीलिए इसका नाम रखा गया पति परिवार कल्याण समिति। और ये पति परिवार कल्याण समिति जो है लखनऊ का एक चैप्टर है। इस तरह के कई चैप्टर हैं, जैसे कानपुर में दामन है, कलकत्ता में हृदय है, दिल्ली में सेफ फैमिली फाउंडेशन है, आप गुजरात में है, ऐसे मुंबई में वास्तव फाउंडेशन है। ये सभी चैप्टरों का एक अम्ब्रेला के अंडर में काम करते हैं। उस मेन अम्ब्रेला का नाम है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट। सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंतर्गत ये सारे चैप्टर जुड़े हैं। सबका 3 उसूल हैं हम लोगों के। एक तो किसी से कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है हमारी। दूसरा, हम कोई वकील नहीं प्रोवाइड करते। तीसरा ये है कि हम किसी के निजी केस में नहीं जाते अनटिल अनलेस कोई ज़िंदगी मौत का मसला ना हो। तो ये 3 उसूलों पे हम लोग काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। हफ्ते में हर इन 40 बड़े शहरों में हमारी मीटिंग्स होती है। वहाँ पे हम लोग सैटरडे या संडे, जो भी टाइम हर एक चैप्टर का निर्धारित है। लखनऊ की बात करेंगे तो KD सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के नीचे लक्ष्मण पार्क है। यहाँ पे हर संडे को 5 से 7 जाड़े में, और गर्मी में 4 से 6 मीटिंग होती है हर संडे को। आखिरी सवाल कि
जिस तरीके से अतुल सुभाष ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया, कई ऐसे होंगे जिनके बारे में किसी को नहीं जानकारी हुई होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ महिला से पुरुष प्रताड़ित होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो महिला कह रही है वो भी सच कह रही है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हर पुरुष सही है, और ना हमने कहा भी था हर पुरुष अत्याचारी नहीं है और हर महिला बेचारी नहीं। सवाल यह है कि जुडिशरी का क्या काम था यहाँ पर। जुडिशरी काम था सही और गलत देखना, कौन क्राइम कर रहा है और कौन निर्दोष है, यही तो देखना होता है। यहाँ क्या हो गया, वो महिला है इसलिए अब हम उसको कुछ नहीं करेंगे, आप पुरुष है इसलिए आप दीजिए, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा है। यहाँ कानून के डेफिनेशन को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। आपकी सैलरी कितनी है ये बताओ, उसने गलत किया है सही किया, इससे मतलब ही नहीं है। आप कितना कमाते हो, आधा दो, चौथाई दो, इतना दो। अब हम कह रहे हैं वो एडल्ट्री में रह रही, किसी के, हमें लखनऊ में केसेस हैं, वो एडल्ट्री में किसी के साथ रह रही, लेकिन आप दीजिए। ओकेशनल एडल्ट्री, अगर मान लीजिए पति रंगे हाथ पकड़ भी ले तो ओकेशनल एडल्ट्री अलाउ है। लास्ट में समझौते, अच्छा दे दो, कितना दो, मतलब कुल मिला के वही अतुल ने भी यही बात कही है, कितना दे दोगे इसको। जुडिशरी इस बात पे बैठी नहीं रही है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, वही हो रही, सब महिला है कुछ दो। तो आपके हिसाब से इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, और आप जिस तरीके की समिति चला रहे हैं इससे और आप क्या प्रयास करेंगे कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो? हमारी जुडिशरी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्राइम पे फोकस करें। अगर कोई महिला झूठ बोल रही है, जो एक तरफ तो चिल्लाते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस बहुत हैं, दूसरी तरफ वो उन केसों को जो झूठ बोल के आ रहे हैं, अगर उन पे वो लगाम लगा लें तो काम हो जाएगा। 90% मामले यहीं वो आने से डरे, अगर गलत करेंगे तो गलत करने के लिए कोर्ट आने से डरेंगे, तो काफ़ी कुछ तो यही ठीक हो जाएगा। दूसरा, हम लोग एक पुरुष आयोग की भी मांग कर रहे हैं कि जब कानून बनते हैं एटलीस्ट उस समय मेंस का पक्ष रखने के लिए कोई नहीं है। मानवाधिकार एक आयोग है भी, लेकिन वो भी लगभग न्यूट्रल ही हो जाता है, या वो भी महिलाओं के पक्ष में चला जाता है। तो जब भी कानून बनने की प्रक्रिया होती है, या पुरुष हेल्पलाइन अगर एक डाल दी जाए, तो उससे कम से कम आदमी को सुनवाई के लिए एक फोरम मिलेगा। आज आदमी के पास सुनवाई के लिए ना तो कोई लॉ है ना कोई फोरम है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मांग है कि झूठ मुकदमों को वो सज़ा स्वतः संज्ञान लें, हमें मुकदमा न फाइल। और ये जब मुकदमा फाइल होता है ना साहब, एक नीचे कांस्टेबल से ले करके जज सब जानते हैं ये झूठा है, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उनको पता नहीं है। सवाल ये एक्शन लेने से हर कोई डर रहा है। महिलावाद इतना ज़्यादा हावी है कि जज भी कहते हैं कि हम एक्शन नहीं ले सकते, तो उसमें वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, मर वो दूसरा जाता है। मतलब एक शेर था कि अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है जनाजा तो नहीं है। तो आपने सुना कपिल जी को, जिनका कहना है कि पुरुषों के लिए अगर पुरुष आयोग या पुरुष हेल्पलाइन नंबर का गठन हो, और जो महिला द्वारा झूठे केसेस पे अगर वो बरी होता है तो महिला द्वारा जो केस किया गया है उस पर भी कोर्ट को सज़ा का व्यवस्था करनी चाहिए। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।